अध्याय 4 व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाओं के अंदर हम व्यावसायिक सेवाओं के बारे में जानेंगे, उसकी प्रकृति, गुण, सीमाएं और भी मूलभूत आवश्यक परीक्षा सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले, उद्योग को उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति एवं उत्पादित किए गए तैयार माल को वितरित करने की आवश्यकता होती है। व्यापार के लिए भी आवश्यक है कि विभिन्न उत्पादकों से वस्तु को एकत्रित करके उन्हें अंतिम उपभोक्ता तक वितरित किया जाए। इन सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए कुछ सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण आदि की आवश्यकता होती है। इन सब सेवाओं को व्यापार की सहायक क्रियाएं कहा जाता है। इस पार्ट में सबसे पहले हम व्यावसायिक सेवाओं के अर्थ के बारे में जानते हैं। व्यावसायिक सेवाओं का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती है। इनके अभाव में व्यवसाय की कल्पना भी नहीं कर सकते। इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे बैंकिंग, बीमा, यातायात, संग्रहण एवं संदेश वाहन। व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति के बारे में जानते हैं। व्यवसायिक सेवाओं की प्रकृति को हम निम्न तरीके से समझेंगे। पहला बिंदु व्यवसाय की प्रकृति में लिया जाए तो वह है अदृश्यता, यानी कि अमूर्तता। अमूर्त का अर्थ है जिसका कोई रूप, रंग, आकार ना हो, जिसे ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, केवल उसका लाभ उठाया जा सके। तो वह गुण हमारी से व्यावसायिक सेवाओं में पाया जाता है। उन सेवाओं के कुछ यदि उदाहरण को देखें तो वे उदाहरण डॉक्टर, वकील, टीचर आदि हो सकते हैं। दूसरा बिंदु व्यवसाय की प्रकृति में विभिन्नता, यानी कि जब वस्तु एक ही प्रकार की अपन पुनः प्राप्त करते हैं तो उसी आकार में, उसी तरीके से प्राप्त होगी, जबकि सेवाएं जो हैं वह ग्राहकों की मांग और आशाओं के में अंतर होता है। जैसे ग्राहक जो वस्तु मांग रहा है तो उसी को वही के वही चीज सेवाएं प्रदान की जाएं, तो ऐसा संभव नहीं होता। प्रत्येक बार सेवाओं का आकार परिवर्तित प्राप्त होती है। तीसरा बिंदु अपृथकीकरण, अर्थात सेवाओं का उत्पादन एवं उपभोग अलग अलग न होकर एक साथ ही होता है। वस्तु में यदि देखें तो उसका उत्पादन हो सकता है किसी अन्य शहर और उसका उपभोग किसी अन्य शहर में हो। जैसे कार का उत्पादन किसी महानगर में हुआ हो और उसका उपभोग किसी छोटे कस्बे, तहसील आदि में हो रहा हो, तो उसमें वस्तुओं में पृथकीकरण होता है, अलग अलग उत्पादन और उपभोग होता है। जबकि सेवाओं में जहाँ उत्पादन होगा वहीं उसका निष्पादन भी होता है। अगला बिंदु सेवाओं का दिया जाए तो स्कंध की हानि, सेवाओं को भावी उपयोग के लिए संग्रह करके नहीं रखा जा सकता, ना ही समय से पूर्व उपभोग किया जा सकता है। जैसे होटल, एयरलाइंस का मंदी दौर में भविष्य में आने वाली तेजी के लिए संग्रह नहीं कर सकते। पांचवा बिंदु हो सकता है ग्राहक भागीदारी। सेवाओं की सुपुर्दगी प्रक्रिया में ग्राहक की भागीदारी आवश्यक होती है। जैसे कोई ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवाओं में सुधार करने का अवसर प्रदान कर सकता है। सेवाओं की प्रकृति जान लेने के पश्चात अब हम सेवाओं के प्रकार के बारे में जानते हैं कि सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं। सेवाओं के प्रकार को 3 भाग में बांटा गया है। पहला सामाजिक सेवाएं, दूसरा व्यक्तिगत सेवाएं, तीसरा व्यावसायिक सेवाएं। सामाजिक सेवाएं ऐच्छिक रूप से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली सेवाएं, जैसे शैक्षिक सुविधाएं, एनजीओ द्वारा दी गई सेवाएं। दूसरा व्यक्तिगत सेवाएं
वे सेवाएं होती हैं जिनको भिन्न भिन्न ग्राहकों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पर्यटन, जलपान गृह। तीसरी और अंतिम सेवाएं के में देखा जाए तो व्यावसायिक सेवाएं वे सेवाएं जिन्हें व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अपने कार्यों के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण बैंकिंग सेवाएं, परिवहन, भंडारण, बैंकिंग संचार सेवाएं आदि। तो व्यावसायिक सेवाओं में सबसे पहले हम बैंकिंग सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और बैंकिंग सेवाओं में हम सबसे पहले बैंक के अर्थ को समझते हैं। बैंक से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है जो कि मुद्रा का लेन देन करती है। यह संस्था लोगों के रुपए अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनका ऋण के रूप में उधार देती है। आजकल मुद्रा लेन के अतिरिक्त बैंक कई और भी कार्य करते हैं, जैसे शाख निर्माण, एजेंसी कार्य, सामान सेवाएं इत्यादि कार्य बैंक द्वारा किए जाते हैं। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राथमिक पहला भाग प्राथमिक और मुख्य कार्य, द्वितीय भाग सहायक कार्य। इसमें मुख्य कार्य के भी दो भाग हैं, जैसे पहला है जमा स्वीकार करना, दूसरा भाग है धन उधार देना। जमा स्वीकार करने में बैंक द्वारा स्थायी जमा खाते खोले जाते हैं, चालू या मांग जमा खाता खोला जाता है, बचत जमा खाता खोला जाता है, आवर्ती जमा खाता एवं बहुविकल्पी जमा खाते द्वारा राशि को जमा या निक्षेप स्वीकार की जाती है। दूसरा प्राथमिक मुख्य कार्य में जिसका धन उधार देना उद्देश्य था, उसमें बैंक द्वारा ऋण प्रदान, नगद साख, अधिविकर्ष, विनिमय बिल की कटौती एवं क्रय को शामिल किया जाता है। अगर बैंक के द्वितीय सहायक कार्य को देखा जाए तो वह एजेंसी संबंधी कार्य और समान उपयोगी सेवाएं के कार्य करती है। व्यापारिक बैंकों के कार्य के बारे में चर्चा करें, जिसमें पहले हम प्राथमिक कार्य को समझेंगे, बाद में उसके सहायक कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। जमा प्राथमिक कार्य का पहला कार्य जमा स्वीकार करना है। बैंक का प्रमुख कार्य जनता से जमा को स्वीकार करना। बैंक विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकता के अनुकूल निम्नलिखित प्रकार के खाते, जैसे निश्चितकालीन जमा खाता, चालू जमा खाता, बचत जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और बहुविकल्पी जमा खाता आदि खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। दूसरा कार्य बैंक का प्राथमिक कार्य में ऋण देना है। बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बैंक का यह कार्य निम्न प्रकार की सेवाएं जैसे ऋण देकर, बैंक अधिविकर्ष द्वारा, नकदी उधार और बिलों की कटौती आदि द्वारा करते हैं। सहायक कार्य और द्वितीय कार्य में बैंक प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त और भी कई सहायक कार्य जैसे एजेंट के रूप में और समान उपयोगिता के कार्य भी करती है। एजेंट के रूप में कार्य देखा जाए बैंक का, तो हम देखते हैं बैंक अपने ग्राहक की ओर से चेक, किराया, ब्याज इत्यादि एकत्रित करता है और इसी प्रकार उनकी ओर से कर और बीमा की किस्तों आदि की अदायगी करता है। दूसरा, अगर एजेंट के रूप में कार्य देखा जाए तो बैंक अपने ग्राहक के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से खरीदने, बेचने और उनको सुरक्षित रखने का कार्य भी करता है। तीसरा, एजेंट के रूप में कार्य बैंक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजना भी बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा, समान उपयोगिता की सेवाएं संबंधी कार्य के बारे में बात करते हैं। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक की सुविधा के लिए कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। जैसे देखा जाए, बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा भी करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को यात्रा में जाते समय नकद राशि साथ न ले जाने की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से यात्री चेक की सुविधाएं प्रदान करता है। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना
देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं तथा देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक ड्राफ्ट और भुगतान आदेश जारी करता है। जानते हैं, आशा करते हैं बैंक के उपयोगिता के कार्य समझ में आए हुए होंगे। बैंक के खातों के प्रकार के बारे में यदि विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं तो पहला खाता हम निश्चितकालीन जमा खाते को लेते हैं। मियादी जमा खाता भी इसको कहा जाता है। इस खाते में एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद खाताधारी इस राशि को अपने खाते से निकाल सकता है। इस खाते में जमा राशि पर बैंक अधिक दर से ब्याज देती है। जमा की अवधि जितनी लंबी होती है, ब्याज की दर भी उतनी ऊंची होती है। दूसरे खाता चालू खाते के बारे में यदि चर्चा करें तो यह खाता प्रायः व्यापारी वर्ग के द्वारा खोला जाता है। इस खाते में जमाकर्ता जितनी बार चाहे उतनी बार रुपये को जमा कर सकता है और कभी भी आवश्यकता अनुसार इसे निकाल सकता है। बैंक इस प्रकार की ब्याज पर ब्याज नहीं देता, अपितु अपनी सेवाओं के लिए सेवा शुल्क वसूल करता है। अगला खाते के प्रकार देखें, बचत जमा खाता। यह खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। केवल थोड़ी सी राशि से भी इस खाते को खोल सकते हैं। इस खाते पर बैंक ब्याज भी देता है, जो कि निश्चितकालीन जमा खाते की तुलना में कम होता है। अगला खाता बैंक का आवर्ती जमा खाता। इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता एक निश्चित समय तक प्रति मास एक निश्चित राशि को जमा करता है। जमाकर्ता की जमा राशि ब्याज सहित उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद मिल जाती है। इस खाते से मिलने वाले ब्याज की दर बचत बैंक खाते पर मिलने वाले ब्याज की दर से अधिक होती है। अगले खाते के बारे में यदि चर्चा करा जाए तो वह बहुविकल्प जमा खाता होता है। यह खाता बचत खाता एवं मियादी जमा खाते का मिश्रण है। इसके अंतर्गत खाताधारक के निर्देशक के अनुसार उसके बचत खाते में धनराशि एक निश्चित सीमा के बाद मियादी जमा खाते में परिवर्तित की जाती है। वह इसी प्रकार यदि किसी समय उसके बचत खाते में पड़ी राशि उसके द्वारा काटे गए चेक के लिए अपर्याप्त होती है तो शेष राशि मियादी जमा खाते से बचत खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। इस खाते से खाताधारी को दो लाभ होते हैं। उसे ऊंची दर से ब्याज मिलता है। दूसरा लाभ इसके में चेक के अनादर होने का जोखिम भी कम होता है। बैंकिंग खातों के पश्चात हम बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानते हैं। बैंकिंग की अन्य सेवाएं जैसे ऋण। इसमें बैंक कर्जदार को एक निश्चित राशि खास समय अवधि के लिए किसी स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए देता है। ऋण की अदायगी प्रायः मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक किस्तों में की जाती है। दूसरी सेवाएं बैंक अधिविकर्ष। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को चालू खाते में जमा की गई राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति देता है। कोई भी व्यावसायिक कोषों की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए इस व्यवस्था को अपना सकता है। ब्याज केवल अधिक निकाली गई राशि पर ही लिया जाता है। तीसरी सेवाएं नकदी उधार। नकदी उधार ओवरड्राफ्ट जैसे ही एक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत खाताधारी किसी मूर्त संपत्ति की जमानत पर अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक एक निश्चित सीमा तक रुपया निकाल सकता है। इसके लिए चालू खाते का होना अनिवार्य होता है। इसमें केवल निकलवाई गई राशि पर ही ब्याज देना होता है। चौथी सेवाएं बिलों की कटौती। वाणिज्य बैंक व्यावसायिक फर्मों को उनके विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों एवं हुंडियों की कटौती के द्वारा भी ऋण प्रदान करते हैं। बैंक द्वारा ऐसे दस्तावेज का भुगतान कटौती पर यानी उनके अंकित मूल्य से कम पर किया जाता है। पांचवी सेवाएं बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट एक ऐसा प्रपत्र है जिससे कोषों के हस्तांतरण के लिए
प्रयोग किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट बैंक की एक ब्रांच द्वारा उसी बैंक की अन्य ब्रांच या किसी अन्य बैंक की ब्रांच, यदि दोनों बैंक में कोई ऐसा अनुबंध है, पर लिखा जाता है, जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि उस व्यक्ति को जिसका नाम ड्राफ्ट पर लिखा गया है अथवा उसके आदेश पर एक निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान कर दिया जाए। अगली सुविधाओं के बारे में, बैंकर्स चेक अथवा भुगतान आदेश। यह बैंक ड्राफ्ट की भांति ही होता है। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा बैंक ड्राफ्ट है जिसका भुगतान केवल उसी शहर में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं। बैंकों बैंकों व्यवहारों में कंप्यूटर व इंटरनेट के प्रयोग करने को इलेक्ट्रॉनिक बैंक कहते हैं। इस सेवा के कारण जब ग्राहकों को बैंक से लेन देन करने के लिए हर समय बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि 24 घंटे कहीं भी बैठे हुए कंप्यूटर व इंटरनेट की सहायता से बैंक से लेन देन करना संभव होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में हम निम्न बिंदु को के द्वारा उनकी सेवाओं को समझेंगे। पहली सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इस प्रणाली के अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से रुपया एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः संस्थाओं के द्वारा अपने कर्मचारियों के खाते में मजदूरी व वेतन हस्तांतरण के लिए किया जाता है। दूसरी सुविधा, स्वचालित टेलर मशीन, एटीएम जिसे कहा जाता है, एक ऐसी स्वचालित मशीन है इसमें कार्ड डालने तथा अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या टाइप करने से रुपये निकाल सकते हैं अथवा जमा करा सकते हैं। यह मशीन 24 घंटे काम करती है। अगली इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं में डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड बैंक के ग्राहकों को उसकी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। ग्राहक इसके आधार पर माल सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है यदि विक्रेता के पास टर्मिनल सुविधा उपलब्ध हो। चौथा, सेवाएं का बिंदु देखें। क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बैंक अपने ग्राहक को जारी करता है जिनकी साख बैंक की नज़रों में बहुत अच्छी होती है। यह एक प्रकार के अधिविकट सुविधा है। इस कार्ड की सहायता से कार्ड का धारक उधार माल सेवा खरीद सकता है। इस प्रकार प्रयोग की गई राशि को बैंक में समझौते के अनुसार जमा करवाता रहता है। पांचवी सुविधा में टेली बैंकिंग। इस सुविधा के अंतर्गत बैंक का ग्राहक फोन पर किसी भी समय अपने खाते का शेष व कुछ अंतिम व्यवहारों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग की अगली सुविधा, कोर बैंकिंग। इस बैंकिंग पद्धति का पूरा नाम कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है ना है। इस पद्धति में ग्राहक एक ऐसे विशेष ब्रांच, केवल यह ब्रांच जिसमें सीवीसी कस्टमर बैंक को सुविधा उपलब्ध हो में खाता खोल सकते हैं। देश में उस बैंक की किसी भी सीवीसी ब्रांच में जाकर व्यवहार कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। सीवीसी ब्रांच ग्राहक के लिए अर्थहीन है कि वह किस सीवीसी ब्रांच का ग्राहक है। अगला, रियल टाइम सेटलमेंट आरटीजीएस, तुरंत समग्र भुगतान पेमेंट का। आरटीजीएस कोषों के हस्तांतरण की प्रक्रिया है जिसमें एक बैंक खाते में दूसरे बैंक खाते में धन का हस्तांतरण तुरंत किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत आरटीजीएस के व्यावसायिक घंटों में कंप्यूटर के माध्यम से लेन देन की प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। अगली सुविधा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी। यह कोष हस्तांतरण का अत्यंत सुरक्षित, विश्वसनीय, तेज एवं मितव्ययी साधन होता है। इस योजना के अंतर्गत दो पक्षों के मध्य कोषों का हस्तांतरण इलेक्ट्रॉनिक निर्देश के द्वारा होता है। इसमें निश्चित समय के अंतराल के पश्चात समूह में लेन देनों का निपटारा किया जाता है। अंतर्गत सोमवार से शुक्रवार दिन में 6 बार सुबह 9:30 बजे, 12 बजे,
दोपहर 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे तथा शनिवार को दिन में 3 बार 9:30 बजे, 10:30 बजे, दोपहर 12 बजे कोषों का हस्तांतरण किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को जान लेने के पश्चात हम इनके लाभों के बारे में जानते हैं। पहला लाभ, यह ग्राहकों को 24 घंटे एवं 365 दिन बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक है। दूसरा लाभ, यह प्रत्येक व्यवहार का रिकॉर्ड रखने के कारण वित्तीय अनुशासन की भावना के विकास में सहायक होता है। तीसरा, यह ग्राहकों को कुछ व्यवहार घर या दफ्तर से या यात्रा करते समय मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी करने की सुविधाएं प्रदान करता है। अगला लाभ, नकदी लेकर यात्रा करने से बचकर यह ग्राहकों को अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है। ई बैंकिंग से बैंकों को लाभ, केंद्रीकृत डाटाबेस शाखाओं के कार्यभार को घटाने में यह सहायक होता है। दूसरा, यह बैंकों को प्रतियोगात्मक लाभ प्रदान करता है। तीसरा, बैंक को असीमित नेटवर्क उपलब्ध करवाती है। आरटीजीएस पेमेंट एवं एनईएफटी पेमेंट में अंतर को जानते हैं। आरटीजीएस में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है, जबकि एनईएफटी में धन का हस्तांतरण निश्चित समय के अंतराल समूह में होता है। दूसरा अंतर, 2 लाख से ज़्यादा कोषों को हस्तांतरण आरटीजीएस द्वारा किया जाता है, जबकि 2 लाख से कम कोषों का हस्तांतरण एनईएफटी द्वारा किया जाता है।